दोस्तों, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हो देन कई बार आप ऐसी कंडीशन में फंस गए होंगे जहां पर आपको नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और अगर आप केवल और केवल रियल नंबर लाइन पर अपनी कैलकुलेशन को रोक देते हो देन यहां पर नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करने का कोई भी तरीका नहीं है। और ये टास्क तब और डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम स्क्वायर रूट की बजाय क्यूब रूट या फिर फोर्थ रूट फाइंड करते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको 3 सिंपल रूल्स को याद रखना होगा जो कि आपको किसी भी नंबर का रूट बताते हैं। तो रूल नंबर 1, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फोर्थ रूट यानी कि इवन नंबर ऑफ रूट के हमेशा 2 आंसर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे √4 का आंसर क्या होगा, +-2। √16 का क्या आंसर होगा, +-4। मतलब जब भी हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का इवन रूट फाइंड करते हैं देन हमको हमेशा 2 आंसर मिलते हैं। पहला आंसर होता है पॉजिटिव और दूसरा आंसर होता है नेगेटिव। नाउ रूल नंबर 2, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फोर्थ रूट यानी कि इवन नंबर ऑफ रूट का कोई भी आंसर नहीं होता, यानी कि √-4 रूल नंबर 2 के अनुसार इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। नाउ तीसरा रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर का भले ही वो कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उसका क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवन्थ रूट यानी कि ऑड नंबर ऑफ रूट, इसका केवल एक आंसर होता है जिसका साइन ओरिजिनल नंबर के जैसे होता है। अब देखा जाए तो ये तीनों रूल्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग और काफ़ी रैंडम है और इनको याद करना भी डिफ़िकल्ट है। और 18वीं शताब्दी के पहले हमारे सारे मैथमेटिशियंस इन्हीं सारे रूल्स के साथ डील करते थे। तो अभी जो मैंने आपको रूल्स बताए ये वो रूल्स हैं जो कि हर एक मैथमेटिशियंस को याद करने होते थे 17वीं शताब्दी में। अब आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद हमारे सामने आए एक ग्रेट मैथमेटिशियन जिनका नाम था ऑयलर, जो कि ऐसे ही सेम प्रॉब्लम पर वर्क कर रहे थे जो कि पॉलिनोमियल्स का रूट फाइंड करने में लगे हुए थे। उनके मन में भी यही सेम प्रॉब्लम थी कि x = √-1 में x की वैल्यू क्या है। और ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0 की तरह सिमिलर है। वो इस बात से काफ़ी परेशान थे कि ज़्यादातर पॉलिनोमियल्स के पास ऐसे ही रूट्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिनमें स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर होता है। देन उन्होंने ये सोचा कि क्या हो अगर ये रूट एग्जिस्ट करने लगे, किसी तरह से इमेजिनरी सेंस में मौजूद होने लगे। और देखा जाए तो उनकी ये सोच काफ़ी परफेक्ट थी और उन्होंने यहाँ पर नंबर सिस्टम में एक नए नंबर को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं आई, यानी कि आयोटा, जिसके पास एक प्रॉपर्टी होती है i² = -1। हालांकि इमेजिनरी नंबर के बारे में ऑयलर से भी पहले वर्क हो चुका था, बट ऑयलर के वर्क के बाद इस कंसेप्ट को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए रूट लेने के टास्क को आसान बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज़ से ही हम सभी पॉलिनोमियल्स के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर को कंप्लीट बनाती हैं। पर अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आई कि लोगों ने इस बात को पूछना शुरू किया कि आखिर √-1 क्या होता है। तो इसका आंसर उनके पास आया कि √-1 होता है +-i। एंड देन अगला सवाल ये आया कि √i क्या होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कैलकुलेट करने की थोड़ी कोशिश कीजिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √i? तो अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका आंसर आपके सामने आया होगा 1 + i/√2। अब नाउ हम ये देखते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिखाता हूँ जो कि आई नो आप सबने ज़रूर देखी होंगी। पहली रिलेशन है cos a + b और दूसरी रिलेशन है sin a + b। बेसिकली ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो कि दिखने में आपको काफ़ी बड़े लग रहे होंगे और इन फॉर्मूलेस के साथ डील करना, इनके द्वारा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक काफ़ी हॉरिबल टास्क है क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन के स्टेप्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करके आप सेम टास्क को काफ़ी आसान कर सकते हो। तो देखिए e⁻iota + b होता है e⁻iota a × e⁻iota b, जिसमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का डायरेक्ट यूज़ है क्योंकि e⁻iθ होता है cos θ + i sin θ। और अगर आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को cos θ + i sin θ के फॉर्म में ले आओ देन हमारा ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज हो जाएगा। और कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। तो मैथमेटिक्स में ज़्यादातर आयोटा का यूज़ हमको ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलता है।
नाउ इसी तरह जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फेजर्स का यूज़ करते हैं देन वो हमेशा साइनोसाइडल करंट के बारे में बात करते हैं, जो कि अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट होता है और उनके टास्क को आसान बनाता है। इसी तरह चलिए मैं आपको कुछ इंटीग्रेशन देता हूँ जिनको आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो पहला इंटीग्रल रहा इंटीग्रल 0 to ∞ sin x अपॉन x dx। सेकेंड इंटीग्रल -∞ to +∞ 1 अपॉन 1 + x² dx। तीसरा इंटीग्रल इंटीग्रल 0 to π 1 अपॉन 2 cos x + 1 dx। एंड चौथा इंटीग्रल -∞ to +∞ px अपॉन qx इंटू dx। जहाँ पर p और q पॉलिनोमियल्स हैं तो एक बार आप इनको ट्राई जरूर कीजिए। तो अगर आप पहली बार इन इंटीग्रल्स को ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप आधी कैलकुलेशन के रास्ते में फंस जाओगे, क्योंकि इन इंटीग्रल्स को रियल नंबर लाइन के द्वारा सॉल्व करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और चैलेंजिंग टास्क है। बट अगर आप सेम इंटीग्रेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करो देन आपके लिए ये टास्क काफ़ी आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से साइंस और मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी फील्ड हैं जिनको बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता, और ये कोई छोटी मोटी ब्रांचेस नहीं बल्कि इनके ऊपर मॉडर्न एरा का पूरा रिसर्च वर्क चल रहा है। इसमें पर्टिकुलरली आती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं देन वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सपोज अगर प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड आयोटा अपॉन √2 है देन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आयोटा अपॉन √2 का होल स्क्वायर। और देखिए आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं तो इस केस में हमको आंसर मिलेगा 1/2, यानी कि यहाँ पर हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी ही नहीं बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स की बैकबोन जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, वो भी इमेजिनरी नंबर आयोटा से स्टार्ट होती है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसका पहला ही टर्म यानी कि आयोटा h कट इमेजिनरी नंबर i से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पर साई पार्टिकल के लोकेशन का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। खैर इस पर बात करना एक अलग ही टॉपिक है, पर यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर से पीछा नहीं छुड़ा सकते और ना ही आप क्वांटम मैकेनिक्स को रियल नंबर के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो भले ही कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी हो जो कि हमारी नंबर लाइन में नहीं आते हों, पर एक्चुअल में मैथमेटिक्स और फिजिकल कैलकुलेशन में ये हमारा टास्क रियल नंबर से भी ज़्यादा आसान कर देते हैं। ये हमारे लिए कैलकुलेशंस को आसान बना देते हैं। फिजिक्स की ज़्यादातर ब्रांच जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, हर टाइप की वेव हमेशा आयोटा का यूज़ करती है। इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे टास्क को आसान बनाते हैं। तो भले ही कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम सुन के आपको अजीब लगता हो कि ये नंबर तो रियल नंबर लाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करते, पर एक्चुअल में ये हमारे टास्क को आसान बनाते हैं। और ये इमेजिनरी नंबर हमारे रियल नंबर लाइन के परपेंडिकुलर इमेजिनरी नंबर लाइन में मौजूद होते हैं। तो आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं और क्यों ये हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। और मैंने जो अंडर आयोटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपको टास्क दिया था और साथ ही साथ जो 4 इंटीग्रल्स मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा था, अगर आप में से कोई भी उनको सॉल्व कर लेता है देन डेफिनेटली आप उनके आंसर मुझको मेल कर सकते हो। और जो कोई भी इन सब के आंसर सबसे पहले सॉल्व करके मुझको मेल करेगा देन गिव अवे के तौर पर मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की एक बुक दूंगा, और साथ ही साथ उसकी आंसर शीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। तो मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।